हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 के एसएसटी चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर को। ये इस चैप्टर का स्टूडेंट्स पार्ट 1 वीडियो है। अगर आप अगले पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी क्लास के एसएसटी के, साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के अलग अलग चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन और बाकी यूजफुल कंटेंट हमने हमारे चैनल पे अवेलेबल करवाया हुआ है। उसका प्लेलिस्ट लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जाने से पहले एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ चेक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सबसे पहली बात, हिटलर के बारे में आप सबने सुना होगा, नाम सुना ही होगा हिटलर का आप सबने। ठीक है, जर्मनी का ये एक डिक्टेटर था हिटलर। ठीक है, जो अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए, अपने स्ट्रिक्ट मेजर्स के लिए और अपनी अलग थिंकिंग के लिए, अपनी अलग आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता था। नाजिज्म हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक थिंकिंग थी। नाजिज्म भी, नाजी जर्मनी, नाजिज्म भी एक तरह की थिंकिंग थी। जो नाजीज होते थे वो ज्यूज़ को जो जूइश रिलीजन होता है उनको काफ़ी हेट करते थे। ठीक है, उनको मर्डर करते थे, टॉर्चर करते थे उनको। तो काफ़ी डिटेलिंग में हम इस चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, 1945 के स्प्रिंग में, 1945 के स्प्रिंग सीजन के दौरान एक 11 साल का जर्मनी में रहने वाला लड़का हेलमत जो है अपने बेड पे लेटा हुआ था। वो अपने पेरेंट्स की बातचीत को सुन रहा था। उसके पेरेंट्स काफ़ी सीरियस मैटर पे बातचीत कर रहे थे। उसके पापा जो कि एक फेमस डॉक्टर थे, वो अपनी वाइफ को कह रहे थे कि टाइम आ चुका है, कि वो टाइम आ चुका है जब हम पूरी फैमिली को मार दें या फिर मैं अकेला सुइसाइड कर लूं। यानी उनकी फैमिली के लिए इतने बुरे हालात हो चुके थे कि उसके फादर सोच रहे थे कि मैं अकेला सुसाइड करूं या पूरी फैमिली के साथ सुसाइड करूं। उसके पापा कह रहे थे बदले के बारे में कि लोग हमसे बदला लेंगे जो हमने किया है। नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज। एलाइज किसको कहा गया है यहाँ पे? एलाइज यहाँ पे क्या कहा गया है? यूके को, फ्रांस को और उसके साथ जो देश जर्मनी के साथ लड़े थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, और साथ में यूएसए भी इनके साथ था। इन्होंने मिलके जर्मनी को, इटली को, जापान को, मतलब जर्मनी को, मेनली जर्मनी उसका पार्ट था, उसको हरा दिया था। और जर्मनी ने जो कुछ अपने देश में किया था, हिटलर ने जो कुछ अपने देश में, हिटलर और हिटलर के साथियों ने, हिटलर के मानने वालों ने, हिटलर के फॉलोअर्स ने जो कुछ किया था ज्यूज के साथ, ज्यूज एक रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, और क्रिपल्ड यानी अपने देश के विकलांग लोगों के साथ, हैंडीकैप्ड लोगों के साथ, वैसा ही बर्ताव अब नाजीज के साथ, नाजी जर्मन के साथ होने वाला था। इसी बात से उसके पापा डरे हुए थे, क्योंकि हेलमत के फादर जो थे वो भी नाजी जर्मनी के, हिटलर के सपोर्टर थे। अगले दिन वो हेलमत को जंगल में लेके गए अपने साथ, और बाप बेटे ने अपने साथ में काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा। पुराने गाने गाए, ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग गाए उन्होंने। बाद में हेलमत के पापा ने अपने ऑफिस में खुद को शूट कर लिया, सुसाइड कर लिया। हेलमत को याद है कि उसने अपने पापा को और अपने पापा की खून से सनी हुई यूनिफॉर्म को देखा था। उसकी फैमिली वालों ने अपने फायर प्लेस में, वहाँ पे आपने देखा होगा, कभी कई मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कि घर में एक फायर प्लेस होता है, आग लगाई जाती है वहाँ पे, उसके ऊपर चिमनी होती है जहाँ से धुआं घर की छत से निकलता है, बाहर निकलता है। So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. इतना ट्रॉमा, इतना दहल गया हेलमत इस अपने हरकत से कि उसने अगले 9 साल तक घर पे खाना नहीं खाया, क्योंकि उसे डर था कि उसके मम्मी उसको जहर दे के मार डालेंगी, ऐसा उसको डर था। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. हेलमत शायद ये बात तो समझ गया था कि उसको मारा जा सकता है, उसके पापा ने क्यों सुसाइड किया है, लेकिन उसको शायद इस बात का रियलाइजेशन नहीं था कि उसके पापा एक नाजी सपोर्टर थे, एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। ठीक है, आप लोगों ने आज से पहले भी हिटलर का नाम और नाजीज का नाम शायद सुना होगा। ठीक है, हिटलर जो था वो काफ़ी डिटर्मिन्ड था जर्मनी को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए, और पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहता था। वो जर्मनी का, पूरे यूरोप को जर्मनी का पार्ट बनाना चाहता था हिटलर। ठीक है, उसने ज्यूज़ को मारना शुरू कर दिया, लेकिन नाजिज्म सिर्फ इन्हीं कामों तक
सीमित नहीं था। नाजिज्म का मतलब सिर्फ ये एक दो काम करना नहीं था। नाजिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि जर्मनी को सुपर पावर बनाना, ज्यूज को मारना, बल्कि नाजिज्म एक सिस्टम था, एक आइडियोलॉजी था, जिसमें वर्ल्ड के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ ये लोग सोचते थे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि नाजिज्म का क्या मतलब है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हेलमत के पापा ने ऐसा क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपने आप को मार लिया, और उनके डर का कारण क्या था। मई 1945 में जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एलीड फोर्सेस को सरेंडर कर दिया कि हम लड़ाई हार चुके हैं, हम आपको सरेंडर करते हैं। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। देखिए कितना डरे हुए थे हिटलर और हिटलर के सपोर्टर्स। जो कुछ भी होने वाला था, इस बात को ध्यान में रखते हुए हिटलर, उसके मिनिस्टर, उसके मेन प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स और गोबेल्स की पूरी फैमिली ने बर्लिन में, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, बर्लिन के एक बंकर में, बंकर वो होता है जहाँ पे मतलब कोई अटैक करता है तो वहाँ पे हम लोग सेफ होते हैं, ठीक है। बर्लिन के एक बंकर में अप्रैल में एलीड फोर्सेस से डर के इन सब ने क्या कर लिया, सुसाइड कमिट कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरेमबर्ग में बनाया गया। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, एक तरह का कोर्ट कह सकते हैं हम, एक कोर्ट सेटअप किया गया न्यूरेमबर्ग में नाजी वॉर क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए। मतलब जो नाजी सपोर्टर्स थे और उन्होंने लड़ाई के दौरान जो हैवानियत दिखाई थी ज्यूज के साथ, हैंडीकैप्ड लोगों के साथ, उनको पनिश करने के लिए ये कोर्ट बनाया गया था। फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत को ध्यान में ना रखते हुए जो क्राइम्स किए नाजीज ने, जो लड़ाई के दौरान जो क्राइम्स किए, क्राइम्स अगेंस्ट पीस, दुनिया की शांति को तबाह करने के लिए जो क्राइम्स किए, इन सब के लिए न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल बनाया गया था। जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शंस विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी नाजीज, जर्मनी के सपोर्टर्स जिन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए थे, इंसानियत के खिलाफ जो काम किए थे, ठीक है, रेज्ड अगेंस्ट सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस एंड इनवाइटेड वर्ल्ड कंडेमनेशन। व्हाट वर दीज एक्ट्स। अब बात करते हैं भाई इन्होंने ऐसा किया क्या था। इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया था बच्चों, नाजीज ने और नाजी सपोर्टर्स ने, जिसको सोच के भी हमें डर लगने लगेगा। अब आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों के साथ इन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया था, उनको गैस चैम्बर्स में बंद करके जहरीली गैस देके उनको मारा था, उनको मारा पीटा जाता था, मतलब जितने जुल्म हो सकते हैं, पॉसिबल है, वो सारे जुल्म नाजीज ने ज्यूज के साथ और हैंडीकैप्ड लोगों के साथ, इम्प्योर ब्रेड जर्मन्स के साथ किए थे उन्होंने। यहाँ तक कि जो उनके सपोर्टर ज्यूज जैसे दिखते थे, सिर्फ दिखते थे, ज्यूज नहीं थे, सिर्फ दिखते ज्यूज जैसे थे, उनको भी मार डाला गया और जान से मार दिया गया उनको। ऐसा नहीं था भी कोई पनिशमेंट दी गई या उनको डिमोरलाइज किया गया, उनको जान से ही मार दिया गया, वो भी टॉर्चर करने के बाद, ठीक है। तो काफ़ी कुछ किया था इन्होंने नाजीज ने, और इसीलिए ये जो है सुसाइड्स कमिट कर रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने जितना बुरा बर्ताव दूसरों के साथ किया है वो अब उनके साथ होने वाला है, ठीक है। अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज्ड अ जीनोसाइडल वॉर। जीनोसाइडल वॉर यानी एक स्पेसिफिक ग्रुप के बहुत सारे लोगों को बिना किसी कारण के इन्होंने मार डाला। किन्होंने? जर्मनी वालों ने, नाजी सपोर्टर्स ने, नाजिज्म सपोर्टर्स ने। मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। यूरोप के बहुत सारे सिविलियंस को, सिविलियंस का मतलब आम लोगों को, इन्होंने मार डाला। 6 मिलियन ज्यूज को, 2 लाख जिप्सीज को, 1 मिलियन पोलैंड के सिविलियंस को, 70,000 जर्मन्स जो कि मेंटली या फिजिकली फिट नहीं थे, और इसके अलावा अपने बहुत सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, जो नेता लोग जर्मनी के हिटलर के खिलाफ, नाजीज के खिलाफ बोलते थे, उनको भी मार गिराया गया। इतना जिनोसाइड किया इन्होंने जर्मनी में उन दिनों के दौरान। जर्मनी ने एक काफी अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, लोगों को मारने का एक अलग ही तरीका निकाल रखा था उन्होंने। ऑशविट्स नाम की जगह पे किलिंग सेंटर्स बना रखे थे स्पेशल लोगों को मारने के लिए। बाय गैसिंग देम, पॉइजनस गैस छोड़ी जाती थी उन चैम्बर्स के अंदर, लोगों को घोट घोट के मारा जाता था। न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल, ये वही कोर्ट है जो मैंने आपको बताया, जो वॉर क्राइम्स को सजा देने के लिए, वॉर क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए बनाया था एलीड फोर्सेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल के बारे में। न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल ने लेकिन दया दिखाई, उसने सिर्फ 11 लोगों को सजा सुनाई, सिर्फ 11 लोगों को फांसी दी गई जो नाजी सपोर्टर्स थे जिन्होंने किलिंग्स की थी।
बाकी बहुत सारों को लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। द रेट्रीब्यूशन डिड कम, येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वॉज वेरी फार शॉर्ट ऑफ द ब्रुटैलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। रेट्रीब्यूशन हुआ, रेट्रीब्यूशन का मतलब बदला लिया गया, नाजीज से बदला लिया गया, लेकिन जो सजा उनको दी गई वो काफी कम थी उन टॉर्चर्स के मुकाबले जो उन्होंने दूसरों के ऊपर किए थे। ठीक है, नाजीज ने जो दूसरों के साथ बुरा बर्ताव किया था, नाजीज को भी पनिश तो किया गया, लेकिन जो पनिशमेंट थी वो बहुत हल्की, बहुत कम थी उस टॉर्चर के मुकाबले जो नाजीज ने दूसरों के साथ किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, उस टॉर्चर के मुकाबले तो काफी कम था ये। आगे देखिए, everyone came to feel that rise of Nazi Germany could be partly traced back to German experience at the end of First World War। अब ऐसा क्यों हुआ? बस एलीट फोर्सेस ने, न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल ने मतलब बहुत जबरदस्त सजा क्यों नहीं दी, वैसी ही सजा क्यों नहीं दी नाजीज को जैसा उन्होंने ज्यूज के साथ, पोलिश सिटीजन्स के साथ, जिप्सीज के साथ और इम्प्योर ब्रेड जर्मन्स के साथ किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, बहुत से लोगों का ये मानना था, एलीड नेशंस में से, इंग्लैंड के, फ्रांस के, यूएसए के बहुत से लोगों का ये मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ हमने जो कुछ किया उसी का नतीजा था कि जर्मनी इतना जो है ऐसी अलग आइडियोलॉजी वाले लोग जर्मनी में रहने लगे जिन्होंने जीनोसाइडल किया जर्मनी में। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखिए हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था एलीड फोर्सेस के अगेंस्ट। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1918 के आसपास, ये खत्म हुआ था, बाकी आगे डिटेल में आएगा। शुरू में तो जर्मनी था एक तरफ, तो जर्मनी इटली वगैरह थे एक तरफ, तो और दूसरी तरफ थे इंग्लैंड, फ्रांस मेनली। शुरू में तो जर्मनी जीत रहा था, जर्मनी ने फ्रांस के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन फिर 1917 के आसपास यूएसए आता है लड़ाई में, यूएसए आता है इंग्लैंड और फ्रांस को सपोर्ट करने के लिए। यूएसए के लड़ाई में शामिल हो जाने के बाद पलड़ा पूरी तरीके से यूके, यूरोप की तरफ झुक जाता है, जर्मनी को उस लड़ाई में हरा दिया जाता है और काफ़ी रेपरकशंस जर्मनी को फेस करने पड़ते हैं, बहुत बुरा किया जाता है। जो पीस ट्रीटी होते हैं, जो शांति समझौता होता है लड़ाई ख़त्म होने के बाद, जर्मनी के साथ बड़ा बुरा किया जाता है यूरोप और अमेरिका की तरफ से। काफ़ी कुछ उनको अपना खोना पड़ता है जर्मन्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और क्योंकि उनके साथ इतना बुरा हुआ था, इसलिए लोगों के मन में जो है एक फीलिंग थी बदला लेने की। ठीक है, और उसी फीलिंग ने नाजीज़म जैसे आइडियोलॉजी को जन्म दिया जर्मनी में, और इतना जिनोसाइड उन्होंने नाजीज ने किया, और ऐसा ब्रूटल सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बार फिर से हुआ। ठीक है, तो दोबारा थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, लोगों में वही दोबारा थिंकिंग ना पनपे, इसीलिए लोगों को वो सज़ा नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी, ऐसा एलिड फोर्सेस का मानना था। ठीक है, आगे देखिए, बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही जर्मनी में वेमर रिपब्लिक बनी थी, पढ़ते हैं इसके बारे में। जर्मनी 20th सेंचुरी तक एक काफ़ी पावरफुल एम्पायर थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी लड़ा था 1914 से 18 तक, ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ थी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक साथ थे, और एलीज दूसरी तरफ थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया दूसरी तरफ थे। ठीक है, सारे जो नेशंस थे, सारे जो देश थे, वो बड़े खुश थे, एंथुजियास्टिकली उन्होंने लड़ाई में पार्टिसिपेट किया कि फटाफट हम लड़ाई जीत जाएंगे और फटाफट जो है बहुत बड़ा हमारा फायदा होगा। सबने यही सोचा था, सारी कंट्रीज ने। बहुत कम लोगों ने ये रियलाइज किया था कि ये लड़ाई 4 साल तक चलेगी और यूरोप के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। आप सोच सकते हैं 4 साल लंबी जो लड़ाई चलती, डेली करोड़ों रुपए खर्च होते होंगे लड़ाई में, तो 4 साल तक जो लड़ाई लड़ी थी उसने दोनों साइड्स के कंट्रीज की जो वेल्थ है, जो पैसा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। जर्मनी शुरू में काफ़ी बढ़त हासिल किए हुए था, उसने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन यूएस एंटर करता है 1917 में लड़ाई में, और यूएस के एंटर होने के बाद पलड़ा भारी हो जाता है एलाइड फोर्सेस का, जर्मनी को हरा दिया जाता है, जर्मनी और सेंट्रल पावर्स ऑस्ट्रिया को हरा दिया जाता है। नवंबर 1918 में लड़ाई खत्म हो जाती है। जो इंपीरियल जर्मनी था, इंपीरियल नहीं, जर्मनी दूसरों को अपना गुलाम बनाता था, इसलिए उसको इंपीरियल जर्मनी कहा जाता है। ठीक है, जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स के का गुलाम था तो उसको इंपीरियलिज्म कहा जाता है इस प्रोसेस को। जो इंपीरियल जर्मनी था
उसकी डिफीट की वजह से एब्डिकेशन ऑफ एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंटरी पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर यानी जर्मनी के शासक को उसकी गद्दी से उतार दिया गया था, उसको हटा दिया गया था। तो जो पार्लियामेंटरी पार्टीज थी, जो डेमोक्रेसी चाहती थी, उनको एक मौका मिला जर्मनी को डेमोक्रेसी बनाने का, क्योंकि एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उन दिनों जर्मनी में। तो एक नेशनल असेंबली का मतलब जो लोग डेमोक्रेसी बनाना चाहते थे, रिपब्लिक बनाना चाहते थे जर्मनी को, वो वेमार नाम की एक जगह पे मिलते हैं और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, देश के लिए डेमोक्रेसी के तर्ज पे, डेमोक्रेसी आप सबको पता ही होगा, जहां वोट डाल के लोग अपना नेता चुनते हैं, अपना रूलर चुनते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर था। डेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता है, जहां लोकतंत्र होता है, लोग वोटिंग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कानून बनाया गया, संविधान बनाया गया। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब जैसे सिर्फ एक ही सरकार नहीं थी सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल्स पे भी सरकारें थी, जैसे इंडिया में भी फेडरल स्ट्रक्चर है। डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट और राइक्सटैग। डिप्यूटीज का मतलब यहाँ पे मिनिस्टर्स कह सकते हैं, एक तरीके से नेताओं को चुना गया जर्मन पार्लियामेंट में, देश के लिए कानून बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। उस वक्त वेमार रिपब्लिक को चुनने के लिए जो वोटिंग हुई वो यूनिवर्सल वोट्स डाले गए, सबसे वोट्स डलवाए गए, और विमेन ने भी वोटिंग की थी उस वक्त वेमार रिपब्लिक को चुनने के लिए। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। शुरू में तो लोगों ने वेमार रिपब्लिक के लिए वोटिंग की और चुना अपने नेताओं को, अपने डिप्यूटीज को, लेकिन जल्दी ही इम्पॉपुलर हो गया काफ़ी ये वेमार रिपब्लिक। क्यों इम्पॉपुलर हो गया? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद एलीड फोर्सेस जो कि जीते थे, जर्मनी जो कि हारा था, एलीड फोर्सेस ने एक ट्रीटी साइन की जर्मनी के साथ। उस ट्रीटी में जर्मनी को काफ़ी दबाया गया, उसके बहुत से रिसोर्सेज को, उसके बहुत सारे पैसे को उनसे छीन लिया गया। लोगों को ये लगने लगा कि जिस वेमार रिपब्लिक को हमने चुन के अपना नेता बनाया है, अपने देश की बागडोर जिनके हाथ में दी है, वही रिस्पॉन्सिबल हैं जर्मनी को दबाने के लिए। एलीड फोर्सेस के सामने वो हमारे नेता दब गए और हमें अपने रिसोर्सेज से, अपने पैसे से, अपनी इकोनॉमी से हाथ धोना पड़ा, ऐसा लोग मानने लगे। द पीस ट्रीटी एट वर्सेल्स विद द एलीज वाज हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी। वर्सेल्स नाम की एक जगह पे, वर्सेल्स में एक पैलेस भी था, वर्सेल्स नाम की एक जगह पे ट्रीटी साइन हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में। और ये जो ट्रीटी थी इसमें काफ़ी हार्श और काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग, काफ़ी अपमान किया था एलीड फोर्सेस ने जर्मनी का, काफ़ी हार्श सिचुएशंस थी। जर्मनी को अपनी ओवरसीज कॉलोनीज, यानी जिन देशों को उसने गुलाम बना रखा था, उन सबको आज़ाद करना पड़ा। लगभग 10% पॉपुलेशन उससे छीन ली गई। 13% इलाका, जर्मनी का 13% इलाका एलीड फोर्सेस ने छीन लिया। 75% आयरन ओर, जिस इलाके से आयरन ओर निकलता था, जो जर्मनी की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सोर्स था, उसका 75% पार्ट जो है वो छीन लिया गया जर्मनी से। 26% ऑफ कोल टू फ्रांस, जिन इलाकों से कोल मिलता था उनका 26% पार्ट, उस इलाके का 26% पार्ट फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को दे दिया गया। एलीड फोर्सेस ने जर्मनी की मिलिट्री को बर्बाद कर दिया, जर्मनी की पावर को खत्म कर दिया। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द एलीड कंट्रीज सफर्ड। और इसके अलावा एक वॉर गिल्ट क्लॉज था इस वर्सेल्स की ट्रीटी में। इस वर्सेल्स की ट्रीटी में एक और क्लॉज था, एक और प्रोविजन था, एक और पॉइंट था जिसको वॉर गिल्ट क्लॉज कहा जाता है। उसमें ये लिखा गया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जान और माल का नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार पूरी तरीके से जर्मनी है। एलीड फोर्सेस ने भी जो पैसा खर्च किया है लड़ाई के दौरान, उस पैसे की भरपाई भी जर्मनी ही करेगा। सोचिए आप, देखिए कितना बुरा बर्ताव हो रहा है। जर्मनी को लगभग 6 बिलियन पाउंड्स देने पड़े वॉर लॉस के तौर पे एलीड फोर्सेस को। एलीड आर्मीज ने इसके अलावा रिसोर्स रिच राइनलैंड एक इलाका था जर्मनी का जहां पे काफ़ी संसाधन थे, काफ़ी रिसोर्सेज थे, उसको ऑक्यूपाई कर लिया 1920 आते आते। बहुत से जर्मन्स को लगने लगा कि जो ये न्यूली इलेक्टेड वेमार रिपब्लिक है यही इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के लिए जिम्मेदार है, तो लोग जो है उनके खिलाफ होने लगे। इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, अब वॉर के देखो, अब सोचिए एक ऐसा देश जिसके आयरन और रिजर्व्स उससे छीन लिए गए, जिसके कोल रिजर्व्स उससे छीन लिए गए, जिसका राइनलैंड नाम का एक बहुत बड़ा इलाका और बाद में रूर नाम का एक इलाका था RUHR, वो भी उनसे छीन लिया गया।
ठीक है, 6 बिलियन पाउंड। सोचिए आप, आज भी इतनी बड़ी रकम है ये, उस वक्त तो कितनी बड़ी रकम होती होगी 1918 के आसपास के दिनों में, 1920s के आसपास। तो 6 बिलियन पाउंड्स उनको पैसे देने पड़े, गोल्ड देना पड़ा, अपना गोल्ड रिजर्व खाली कर दिया गया उसका। तो उस कंट्री में क्या कुछ होगा, भुखमरी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएंगे, शहर तबाह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हो रहा था। तो इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, लड़ाई के बाद जर्मनी में क्या हुआ। वॉर का काफी डेवास्टेटिंग इफेक्ट था पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर, पूरे जर्मनी के ऊपर, पूरे यूरोप के ऊपर, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी, दिमागी रूप से भी उनको बहुत बड़ा झटका लगा था, और पैसे का नुकसान तो हुआ ही हुआ था। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ डेटर्स। जो पहले दूसरों को कर्जा दिया करते थे, अब वो खुद कर्जदार हो गए। सोच के देखिए, जो जर्मनी पहले दूसरों को लोन दिया करता था, दूसरे देशों की हेल्प किया करता था, वो आज खुद कर्जे में था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमर रिपब्लिक वॉज बींग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। बदकिस्मती से न्यूली इलेक्टेड वेमर रिपब्लिक को उन पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा था जो पुराने समय में हिटलर ने किए थे, ओल्ड रिजाइम ने किए थे। वॉर गिल्ट की वजह से काफी बड़ा कंपनसेशन देना पड़ा जर्मनी को, एलिड फोर्सेस को। नेशनल ह्यूमिलिएशन, पूरे देश का अपमान हुआ। फाइनेंशियली क्रिपल्ड कर दिया गया। फाइनेंशियली क्रिपल्ड का मतलब सारा पैसा छीन लिया गया जर्मनी से और उसको एक हैंडीकैप्ड नेशन के तौर पे छोड़ दिया गया। ठीक है, जो लोग वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, वो इजी टारगेट बन गए कंजर्वेटिव्स का। कंजर्वेटिव्स कौन थे, जो डिक्टेटरशिप को चाहते थे। वो चाहते थे कि जर्मनी में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, जर्मनी में रिपब्लिक नहीं बनना चाहिए, जर्मनी में एक डिक्टेटर आना चाहिए दोबारा। ठीक है, तो जो अब शुरू में तो वेमर रिपब्लिक जब बनी तो सोशलिस्ट की, कैथोलिक्स की और डेमोक्रेट्स की चली। उन्होंने जर्मनी में वेमर रिपब्लिक नाम की सरकार बनाई। लेकिन जब ये वर्सेल्स की पीस ट्रीटी साइन हुई तो ये जो वेमर रिपब्लिक थी वो काफी इम्पॉपुलर हो गई, लोग उसके अगेंस्ट हो गए। तब कंजर्वेटिव्स जो है वो ज्यादा पॉपुलर होने लगी। नेशनलिस्ट सर्कल्स, दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स को, यानी वेमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाने लगा। नवंबर क्रिमिनल्स क्यों? क्योंकि नवंबर 1918 में वो वॉर खत्म हुआ था और वर्सेल्स ट्रीटी वॉर खत्म होने के बाद ही साइन हुई थी। दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930s एज वी विल सून सी। ये जो माइंडसेट था लोगों का, इसने उस वक्त की पॉलिटिक्स में, जर्मनी की पॉलिटिक्स में काफी बड़ा रोल प्ले किया। कैसे किया वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक काफी डीप इम्प्रिंट छोड़ा यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर। सोल्जर्स को बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगी, आम लोगों को सोल्जर्स के ऊपर काफी इंपॉर्टेंस मिलने लगी। पॉलिटिशियंस और पब्लिसिस्ट्स लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। पॉलिटिशियंस, नेता लोग ये कहने लगे कि हमें हमारे देश की आदमियों को एग्रेसिव बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, मैस्कुलिन बनाना है। ठीक है, माचो मैन बनाना है उनको। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया जाने लगा। अब ये ट्रेंच लाइफ क्या होती है? लड़ाई के दौरान ट्रेंचेस बनाए जाते थे, जमीन खोद दी जाती थी बीच में से, और उस जमीन के ऊपर लकड़ी के फट्टे वगैरह लगा दिए जाते थे, और उसके अंदर सोल्जर्स रहते थे कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक। उन सोल्जर्स के अंदर को मतलब उस ट्रेंच लाइफ को, उस ट्रेंच में, उस नाला था, एक तरह का सूखा नाला समझ लीजिए आप, उसमें वो सोल्जर्स रहते थे लड़ाई के दिनों में, ताकि जैसे ही कोई दुश्मन आए तो वो उन छिपे हुए सोल्जर्स को देख ना पाए और वो अचानक उसके ऊपर, दुश्मन के ऊपर अटैक करके उसको जीत ले। ये होता था ट्रेंच लाइफ। अब लोग ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करते थे, अरे ये ट्रेंच लाइफ जी के आया, उस सोल्जर को बड़ी रिस्पेक्ट मिलती थी सोसाइटी में। लेकिन हकीकत जब सामने आई लोगों के, मतलब हकीकत क्या थी ट्रेंच लाइफ की? जो सोल्जर्स ट्रेंचेस में रहते थे अपने देश को बचाने के लिए, पहली बात तो उनको अपने दोस्तों की लाशों के साथ रहना पड़ता था। बहुत, कई लड़ाई के दौरान लोग तो मरेंगे ही, तो ट्रेंचेस में बहुत सारी लाशें पड़ी होती थी, सड़ रही होती थी, और उन लाशों के ऊपर चूहे और मैगेट्स वगैरह सड़ रही होती थी वो लाशें। उस स्मेल में उन लाशों के साथ उनको रहना पड़ता था, खाना पड़ता था, पीना पड़ता था, और वो बाहर भी नहीं आ सकते थे। बाहर आते तो मारे जाते, एक्सपोज हो जाते, दुश्मन को पता चल जाता कि यहाँ सोल्जर्स छुपे हुए हैं। ठीक है, तो ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई तो किया गया, लेकिन हकीकत बहुत कमों को पता थी। द ट्रुथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइफ्स। काफ़ी दयनीय लाइफ जीते थे सोल्जर्स उन ट्रेंचेस में। ठीक है, लाशें पड़ी होती थी, लाशों पे रैट्स फीड कर रहे होते थे, पॉइजनस गैस होती थी वहाँ पे, एनिमी शेलिंग,
दुश्मन जो है वो गोलीबारी करता रहता था लगातार। शेलिंग का मतलब गोलीबारी करता रहता था लगातार। सोल्जर्स की रैंक्स को रिड्यूस किया जा रहा था लगातार सैलरी बचाने के लिए। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ओनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर। लड़ाई के दौरान एग्रेसिव होना और नेशनल ओनर देश के सम्मान को वापस लाना, ये मेन बात चलने लगी लोगों के बीच में। पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप्स। पहले जहां डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स ज़्यादा थे कंट्री में, अब डिक्टेटरशिप के सपोर्टर्स बढ़ने लगे। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। लोग कहने लगे कि डेमोक्रेसी सही है, लेकिन ये काफ़ी अभी यंग आइडिया, काफ़ी न्यू आइडिया, काफ़ी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन इतना स्ट्रोंग नहीं हो सकता कि उसको कोई चैलेंज ना कर पाए। फ्रेजाइल का मतलब जो आसानी से टूट सकता है, आसानी से बिखर सकता है। विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वॉर यूरोप। जो वॉर कंडीशंस में यूरोप था, उसमें डेमोक्रेसी जैसे आइडिया सफल नहीं होंगे, ऐसा लोग मानने लगे और सोचने लगे। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब सिचुएशन और बेकार हो गई। कैसे? द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ स्पार्टासिस्ट्स लीग ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। जिस तरीके से रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, वर्कर्स ने और जो निचले तबके के लोग थे, मजदूर थे, उन्होंने जैसे रेवोल्यूशन किया था, अपनी बोल्शेविक पार्टी बनाई थी, वैसे ही स्पार्टासिस्ट लीग बनाई गई जर्मनी में। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश। सेलर्स यानी जो नाविक थे, वर्कर्स थे जो छोटे मोटे काम करते थे, उन्होंने अपनी सोवियत बना ली, अपनी एसोसिएशंस बना ली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटो में एक रैली दिखाई गई है, स्पार्टासिस्ट लीग की एक रैली दिखाई दी। आप सोच सकते हैं कि अगर एक रैली में इतने सारे लोग आएंगे तो कितना मतलब सपोर्ट मिल रहा है स्पार्टासिस्ट को। ठीक है, बहुत से शहरों में वर्कर्स ने अपनी सोवियत्स बना ली, अपनी यूनियंस बना ली। बर्लिन में जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो चेंज होने लगा। सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, भाई हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, ऐसा लोग कहने लगे। दोज अपोज टू दिस सच एज सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक्स मेट इन वेमार टू गिव शेप टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो लोग अभी भी डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स, वो दोबारा वेमार में मीटिंग करते हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश को दोबारा डेमोक्रेसी बनाने के लिए। The Weimar Republic crushed the uprising with the help of war veterans organization called Free Corps. वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, जो वॉर के वक्त मिलिट्री मैन थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी, फ्री कॉर्प्स, जिसमें पुराने मिलिट्री मैन थे, पुराने फौजी थे, जिसमें उनकी हेल्प से वेमार रिपब्लिक ने जो ये अपराइजिंग थी उसको कंट्रोल कर लिया। द एंग्विश्ड स्पार्टासिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। अब जो ये एंग्विश्ड थे, जो ये नाराज लोग थे, स्पार्टासिस्ट सपोर्टर्स थे, जो डिक्टेटरशिप्स और कंजर्वेटिव सपोर्टर्स थे, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. अब दो धड़े बन गए, दो ग्रुप्स बन गए जर्मनी में, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जहां डेमोक्रेसी सपोर्टर्स थे, कम्युनिस्ट वहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। तो ये एक ऐसे दुश्मन बन गए जिनके बीच में कोई भी बात कॉमन नहीं थी। और जब हिटलर अपनी पहचान बना लेगा जर्मनी में, तब ये दोनों मिलके हिटलर के खिलाफ नहीं लड़ पाए। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस। रेवोल्यूशनरीज भी और मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स भी, मतलब पूरा देश, पूरा जर्मनी चाहता था कि हमारे देश में एक रेडिकल चेंज आना चाहिए, एक बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए, तभी हमारे हालात सुधर सकते हैं। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वॉज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। अब हुआ क्या, जो सिचुएशन खराब थी वो तो थी ही, 1923 में सिचुएशन और भी खराब हो गई जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जब ग्रेट डिप्रेशन आया, जब लोगों अनएम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ने लगा। जर्मन मनी मार्क बोलते थे उस वक्त, उसकी करेंसी को मार्क बोलते हैं, जैसे इंडियन करेंसी को रुपी बोलते हैं, यूएस की करेंसी को यूएस डॉलर बोलते हैं, वैसे ही जर्मनी की करेंसी को मार्क बोला जाता था। मार्क की वैल्यू घटने लगी। जर्मनी ने जो लड़ाई लड़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो लोन ले लेके लड़ी थी, और अब लोन की रीपेमेंट कर रहा था धीरे धीरे वो गोल्ड में। रिपारेशंस का मतलब पेमेंट कर रहा था धीरे धीरे गोल्ड में। लगातार जो गोल्ड रिजर्व्स थे वो खाली हो रहे थे, बहुत कम गोल्ड रिजर्व्स बचे थे जर्मनी में। 1923 में जर्मनी ने किस्तें भरने से, इंस्टॉलमेंट भरने से मना कर दिया, और फ्रांस ने रोर नाम के एरिया को, इंडस्ट्रियल एरिया को अपने अंडर ले लिया। भैया आपका कोल रिजर्व जो है ना वो हमारा, आपका इंडस्ट्रियल एरिया हमारा, अगर या तो आप हमें पेमेंट दो, पेमेंट नहीं दे सकते तो हम आपके इलाके को आपसे छीन लेंगे। यही किया फ्रांस ने। रोर नाम के एक इंडस्ट्रियल एरिया को, जहां पे कोयला पाया जाता था, उसको उनसे छीन लिया गया।
जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंट एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। जर्मनी रिटेलिएट किया, विरोध किया, ठीक है, रेजिस्टेंस किया। कैसे? उसने अपनी खुद की पेपर करेंसी छापनी शुरू कर दी, अपने खुद के नोट छापने लगे। जैसे बहुत सारे नोट छाप दिए गए, जर्मन मार्क की, जर्मन करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर गई। अप्रैल में यूएस डॉलर जो था वो 24,000 मार्क्स के बराबर था। जुलाई में 3,50,000 मार्क्स, सोचिए कितना गिर गया। पहले जिसकी वैल्यू 24,000 थी, अब उसकी वैल्यू 3,53,000, बहुत ज़्यादा वैल्यू गिर गई थी मार्क की। और अगस्त में ये देखिए, फिगर देखिए यहाँ पे 46,21,000, अगले महीने में 46 लाख, पहले महीने में 24,000, उससे अगले महीने में 3,53,000, उससे अगले महीने में 46,21,000। उसके बाद सोचिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन हुई, कैसा हुआ यहाँ पे, ये फिगर देखिए आप एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कित मतलब 9,88,00,000 तक पहुंच गई दिसंबर आते आते। उसके बाद भी ये दायरा बढ़ता ही रहा। जो मार्क थी, जो जर्मनी की करेंसी थी, वो कोलैप्स हो गई, सामानों के दाम बढ़ने लगे और लोग कार्टून्स बनाने लगे जर्मन लोगों के ऊपर। पूरी दुनिया में कार्टून बनने लगे कि एक ब्रेड का लोफ खरीदने के लिए भी, एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी जर्मन के लोगों को कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी, गाड़ी भर भर के पैसा लेके जाना पड़ता है, गाड़ी भर के पैसा देना पड़ता है बेकरी वाले को, तब जाके उनको एक लोफ ऑफ ब्रेड मिलता है, ठीक है। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। इसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन। बहुत सारा प्राइस राइज हो रहा था उन दिनों जर्मनी में। इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवीन्ड एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डॉल्स प्लान। अब अमेरिकन आते हैं हेल्प के लिए, जर्मनी की हेल्प के लिए। जर्मनी को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए डॉल्स प्लान बनाया जाता है। अब ये डॉल्स प्लान क्या था? जो रिपरेशंस थी, जर्मनी की जो पेमेंट करनी थी, वॉर गिल्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग जो पेमेंट करनी थी, उस पेमेंट को थोड़ा सा ईजीफाई किया गया, थोड़ा सा आसान बनाया गया। जर्मनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन को कम किया गया ताकि उसकी उतनी बुरी हालत ना हो जो हो रही है, ठीक है। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, तो 1923 के आसपास यूएस आता है, डॉज प्लान बनता है, जर्मनी को थोड़ा बहुत उस फाइनेंशियल बर्डन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं अमेरिकन्स। अब ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, अब अमेरिका खुद प्रॉब्लम में आ जाता है बीच में। 1924 से 1928 के बीच में जर्मनी में स्टेबिलिटी रही, करेंसी भी थोड़ी सी ठीक हुई, अनएम्प्लॉयमेंट भी घटी, लोगों को रोजगार मिला, जर्मनी इकोनॉमिकली थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर भी ये जो ये येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड। जैसे हम रेत के ऊपर अगर कोई बनाते हैं, कोई महल वगैरह बनाते हैं, तो वो आसानी से गिर जाता है, ठीक है, प्रोन टू डिस्ट्रक्शन होता है वो। तो ये जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जर्मनी में धीरे धीरे बढ़ रही थी, इट वाज बिल्ट ऑन सैंड। रेत की फाउंडेशन थी, सैंड फाउंडेशन पे बनी हुई थी, बड़ी आसानी से कोलैप्स कर सकता था जर्मनी दोबारा, और वही हुआ। German investments and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from USA. यूएसए जो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट और छोटे मोटे लोन और छोटी मोटी इंडस्ट्रियल हेल्प दे रहा था जर्मनी को, उसकी हेल्प से जर्मनी दोबारा अपने पैर पे खड़ा हो पा रहा था। लेकिन जल्दी ही यूएस ने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ 1929 में। स्टॉक मार्केट, यूएस की स्टॉक मार्केट, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का मतलब अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई 1929 में। खुद इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया अमेरिका में। अब जो देश खुद ऐसे हालात से गुजर रहा है, वो दूसरों की हेल्प कैसे करेगा? तो यूएस ने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया जर्मनी को जो दे रखा था। फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस, पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। सबको पता था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया है, शेयर्स की और चीज़ों की वैल्यू घटेगी, इसलिए लोगों ने अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिया। 24 अक्टूबर 1929 को एक ही दिन के अंदर 13 मिलियन शेयर्स बेच दिए गए। ये स्टार्टिंग थी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 की, ठीक है। अगले 3 साल तक, 1929 से 1932 तक, यूएसए की नेशनल इनकम आधी हो गई, फैक्ट्रीज बंद की कर दी गई, एक्सपोर्ट्स कम हो गए, फार्मर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि फार्मर्स वर बैडली हिट, फार्मर्स की फसलों के दाम नहीं मिल रहे थे उनको। स्पेक्यूलेटर्स विथड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया। द एफर्ट्स ऑफ द रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। यूएसए उस वक्त एक सुपर पावर बन चुका था, तो यूएस में डिप्रेशन आने का मतलब पूरे वर्ल्ड को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। जर्मन इकोनॉमी तो सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित हुई यूएस के इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से।
1932 आते आते जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी जर्मनी की वो 40% कम हो गई। 1929 में जितना प्रोडक्शन होता था जर्मनी में 40% कम हो गया। वर्कर्स को या तो अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा या फिर उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे अपने काम करने के बदले। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, 60 लाख लोगों के पास रोजगार नहीं था जर्मनी में। जर्मनी के सड़क पे मैन जो है वो अपने जो है प्लाकार्ड्स मतलब अपने गले में कार्ड लटका के घुमा करते थे, विलिंग टू डू एनी वर्क, पैसा दे दो कुछ भी काम करवा लो, जो काम कहोगे वो कर देंगे हम, ठीक है। ऐसे प्लाकार्ड्स लगा के घूमते थे जर्मनी की गलियों में लोग। अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड्स ऑन सिंपली सेट्स ऑन स्ट्रीट कॉर्नर्स, बेरोजगार जवान लोग या तो ताश खेलते थे या गलियों के कोनों पे बैठे रहते थे। और डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और शहर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जहाँ पे लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, कंपनियां नौकरियां खोलती हैं, वहाँ पे लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी। नौकरियां डिसअपियर हो गई, इसलिए जो जवान लोग थे जर्मनी के वो क्रिमिनल्स बन गए। टोटल डिस्पेयर बिकेन कॉमन प्लेस, कहीं भी हंसी खुशी का माहौल नहीं था, हर तरफ लोग घबराए हुए थे, परेशान थे, हैरान थे, भूखे थे। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटीज एंड फियर्स इन पीपल, इस इकोनॉमिक डिप्रेशन ने लोगों को एंक्सियस और फियरफुल बना दिया, वो डरने लगे। द मिडिल क्लासेज स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स सो देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, सबसे ज़्यादा नुकसान मिडिल क्लास का हुआ, खासकर जो कि सैलरी देते थे या पेंशन लेते थे, क्योंकि जब जर्मन करेंसी की वैल्यू गिरी तो उनके पास तो फिक्स रुपये थे। पहले जहां उनके अकाउंट में 10 लाख जर्मन मार्क थे, अब उनकी वैल्यू थी रहे तो वो 10 लाख ही उनके अकाउंट में जमा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उनकी वैल्यू घट के 3-4 लाख रुपए रह गई। तो सबसे बड़ा नुकसान उनको हुआ। छोटे बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, जिन्होंने छोटा मोटा अपना बिजनेस कर रखा था, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। रिटेलर्स जो छोटा मोटा सामान बेचते थे स्मॉल लेवल पे, उनको काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि उनके बिजनेसेस तबाह हो गई, रुइन हो गई। द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलिटेरियनाइजेशन, प्रोलिटेरियनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोलिटेरियनाइजेशन से डर रहे थे सारे जो सेक्शन थे सोसाइटी के। मतलब क्या था, अमीर लोगों को ये लग रहा था कि वो वर्किंग क्लास की कैटेगरी में आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाएंगे, उनके पास पैसा बचेगा ही नहीं। सिर्फ जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे थे, जो सरकार के अंडर काम कर रहे थे, सिर्फ दे वर मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, सिर्फ वो अपनी रोजी रोटी चला पा रहे थे, वो भी कमा नहीं रहे थे, सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर पा रहे थे। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ने उनको बार्गेनिंग पावर उनकी कम कर दी। मतलब जो लोग कंपनियों में काम कर रहे थे, उनको कंपनी की सारी टर्म एंड कंडीशन, दे वर एबल टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, उनको कम से कम इतना पैसा मिल रहा था कि अपनी परिवार का पेट भर पा रहे थे। लेकिन उनको अपनी कंपनी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ती थी, क्योंकि उनको पता था मार्केट का क्या हाल है। बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस, बड़े बड़े बिजनेस जो है वो खतरे में थे। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वॉज अफेक्टेड बाई शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज़्यादा घट गए, फार्मर्स का काफ़ी नुकसान हुआ। औरतें अपने बच्चों का पेट तक नहीं भर पा रही थी, इतना ज़्यादा डिस्पेयर का, इतना ज़्यादा उदासी का माहौल पूरे देश में था। पॉलिटिकली जब इतना ज़्यादा खराब हो गया माहौल देश में, तो वेमार रिपब्लिक भी अब अनस्टेबल हो गई, वो भी स्टेबल नहीं थी, फ्रेजाइल हो गई। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, मतलब जो कानून बनाया था वेमार रिपब्लिक ने, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था उसके अंदर बहुत कुछ डिफेक्ट्स थे। क्या डिफेक्ट्स थे? ऐसे डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से जर्मनी को आसानी से डिक्टेटरशिप आ सकती थी, जर्मनी में डेमोक्रेसी को हटा के डिक्टेटर आ सकता था जर्मनी में, ऐसे कुछ डिफेक्ट्स थे वेमार कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब लोगों को चॉइसेस करनी पड़ती थी, परसेंटेज में वोट करना पड़ता था, जिसकी वजह से एक अकेली पार्टी कभी भी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती थी, ठीक है। और कोalition गवर्नमेंट बनती थी, हमेशा कई पार्टीज को मिलकर सरकार बनानी पड़ती थी जर्मनी में। एक था आर्टिकल 48, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आर्टिकल 48 में क्या था? आर्टिकल 48 ऑफ वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या गया था, प्रेसिडेंट जो था जर्मनी का, उसको पावर्स थी इमरजेंसी इंपोज करने की। इमरजेंसी जब लग जाती थी जर्मनी में, तो सिविल राइट्स, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंड हो जाते थे। रूल बाय डिक्री का मतलब जो भी ऑर्डर प्रेसिडेंट निकालेगा वो पूरे देश को मानना पड़ेगा। अब सोचिए प्रेसिडेंट के हाथ में कितनी ज़्यादा पावर इन लोगों ने दे दी है, ठीक है। तो काफ़ी इसमें ऐसी कुछ चीज़ें थी। तो आर्टिकल 48 था ऐसा। काफ़ी थोड़े टाइम तक वेमर रिपब्लिक ने जर्मनी को संभाला, ठीक है। वेमर रिपब्लिक में 20 अलग अलग कैबिनेट्स बनी,
20 अलग अलग मिनिस्टर ग्रुप्स बने, 239 डेज तक एवरेज एक ग्रुप चला, ठीक है, और आर्टिकल 48 का काफ़ी यूज़ किया गया। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड। इतना पॉलिटिकल चेंज होने के बावजूद भी इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पा रहा था वेमर रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोगों का भरोसा उठ गया, क्योंकि डेमोक्रेसी कोई भी सॉल्यूशन लोगों को नहीं दे पा रही थी। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में इतना ही। आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 को। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें ब्रिजबल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक। और जानने से पहले एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। वहां हमने साइंस के, एसएस के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के और क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, कुछ प्रैक्टिस वगैरह आपके लिए अपलोड कर रखी हैं। तो एक बार जो प्लेलिस्ट्स के लिंक दे रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, उनको जरूर से जरूर चेक कीजिएगा जाने से पहले। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, कीप लविंग, कीप सपोर्ट।